तो बात करते हैं इस लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ सी टर्टल्स के बारे में। टर्टल फाउंड इन इंडिया। एक हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस वाले ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। इनका शेल ऐसा होता है, दूर से देखने से ही आपको पता लग जाएगा कितना सॉफ्ट है, गीला गीला सा होता है, बिल्कुल जेली जैसा। ठीक है, ये ठोस शेल नहीं होता इनका, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल एक स्पीशीज है फ्रेश वाटर टर्टल की। हैबिटेट कहाँ है इसका? लोअर ब्रह्मपुत्र रिवर। डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड इन द पॉन्ड्स ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। असम के कुछ मंदिरों के तालाबों में मिलता है। और IUCN की रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन को मिल रखी है। उसके बाद है क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले स्टेटस वाले हॉक्सबिल टर्टल। हॉक्सबिल टर्टल स्पीशीज जो है इट इज़ माइग्रेटरी नेचर, और जब ये अंडे सेते हैं तो इट अकर्स इन अबाउट 70 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। मैच्योरेशन काफ़ी स्लो होती है एंड इट इज एस्टिमेटेड बिटवीन 25 to 40 ईयर्स। धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। हैबिटेट इनका क्या होता है? नेस्टिंग अकर्स ऑन इंसुलर एंड सैंडी बीचेस, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा रेतीला बाट हो और पानी भी आसपास हो, ताकि जैसे ही मास नेस्टिंग होने के बाद बच्चे पैदा हों तो फटाफट से जल्दी वो पानी में चले जाए, एक बार वो अगर मतलब पानी तक जाना सीख जाए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के अंदर? दे आर फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ओडिशा। थ्रेड क्या है? टर्टल के शेल का ट्रेड होता है। लोग इनके अंडों को मतलब खाना पसंद करते हैं एंड पूरे कछुओं को ही मार दिया जाता है फॉर मीट। नदियों में पॉल्यूशन वगैरह होना, ऑयल पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्टिंग एंड फॉरेजिंग हैबिटेट्स। फॉरेजिंग हैबिटेट मतलब आप समुद्र में जो भी एक ग्रीन वेजिटेशन कवर जो मिलता है जिसको ये टर्टल वगैरह खाते होंगे, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको खींच लेना। ठीक है, तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले, फिर उसके बाद है इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल। ये आपने देख लिया, ये होते हैं हॉक्सबिल टर्टल। ठीक है, हॉक्सबिल। मैं आपको अगर यहाँ पर, ये है तीसरा, हाँ, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल। बॉडी काफ़ी बड़ी है, सर बिल्कुल चूते जैसा है, जैसे चिड़िया का बच्चा जैसे अभी पैदा हुआ, बिल्कुल चूजा, बिल्कुल ऐसा था। छोटी सी खोपड़ी होती है बहुत सी। तो इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल जो होता है, जिसको स्मॉल हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल भी कहा जाता है, इट इज़ अ स्पीशीज फाउंड इन रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक सतलज, इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, महानदी, पद्मा रिवर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनका? इंडस, गैंजेस, गोदावरी एंड अदर रिवर बेसिन्स इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। यानी कि प्रोटेक्शन स्टेटस अच्छा है लेकिन हाईएस्ट प्रोटेक्शन नहीं है इनके पास। ठीक है, उसके बाद है रेड क्राउन रूफ टर्टल, या जिसको बंगाल रूफ टर्टल भी बोला जाता है। ये एक फ्रेश वाटर टर्टल है विच इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। हैबिटेट क्या? डीप फ्लोइंग रिवर्स बट विद टेरेस्ट्रियल नेस्ट साइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन इंडिया, नेशनल चंबल सेंचुरी टू वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड नेपाल। थ्रेट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर पॉल्यूशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड पोचिंग। कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। उसके बाद एंडेंजर्ड है एक टर्टल, ग्रीन सी टर्टल। हैबिटेट, द हैबिटेट ऑफ ग्रीन टर्टल इज एक्सटेंडेड थ्रू आउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज अराउंड द वर्ल्ड। थ्रेट्स, हंटिंग, पोचिंग, एग हार्वेस्टिंग। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आराम से बैठ के हर एक एनिमल का। फिर है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, गैंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल। और आपका होगी सॉफ्ट शेल तो सर अभी पढ़ा था, वो दूसरा था, उसका नाम था ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल की। ठीक है, इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ सॉफ्ट शेल टर्टल फाउंड इन साउथ एशिया। डिस्ट्रीब्यूशन गंगा, इंडस, महानदी। IUCN का रेड लिस्ट में स्टेटस एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल रखी है। उसके बाद एंडेंजर्ड कैटेगरी वाला, IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी वाला पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ये होता है जैसे पिकॉक जैसा इसको माना जाता है, ये ऊपर ये इसको। ठीक है।
Peacock soft-shell turtle is a species of turtle native to South Asia habitat. They are found in the rivers, streams, lakes, ponds with mud or sand bottoms. Distribution, ये species आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखने को मिलेगी. Threats क्या है? Overfishing, pollution, increase in river traffic, sand mining, etc. And the species is heavily exploited for its meat and calipe. अब ये जो outer कार्टिलेजेस जो ये रिम होती है शेल के ऊपर, इसके लिए ये यहाँ पर, ठीक है. मतलब ये तो पूरा शेल हो गया, इसमें से पूरा हिस्सा जैसे ये वाला निकाल लेना, जिसका मतलब ये पिकॉक जैसा ये जो कवर है ना, ये बाहर आ सके इतना कलर वाला, जिसमें ये इंसानों की ख्वाहिश ये होती है कि उनको ये मिल जाए, ये पैटर्न मिल जाए बस. अब इसके लिए बहुत सारे लोगों की अलग अलग जगहों पर ना सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, और कई सारी जगहों पे अगेन इसको ऐसा माना जाता है कि इसका जो शेल है उसके अंदर कुछ नेचुरल औषधियाँ हैं जिससे दवाई बन सकती हैं और लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, बीमारियाँ दूर हो सकती हैं, और कभी कभार जादू टोने के लिए भी यूज़ करा जाता है. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इससे किसी को वश में करा जा सकता है और किसी के ऊपर टोटका करा जा सकता है, टोटका उतारा जा सकता है, तो उसके लिए यूज़ होता है. IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में. उसके बाद है लेदर बैक टर्टल, ये है वल्नरेबल. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग सी टर्टल्स. 250 से 700 kg वेट होता है इसका. खाता क्या है? जेली फिश. हैबिटेट का है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस. डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इनटू द इंडियन ओशन. थ्रेट क्या है? जो बड़े बड़े जो फिशिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, जिसमें जो शिप्स के थ्रू एक जाल बिछाया जाता है, उसका नेट जो स्टील वाला, जिससे एक ही बार में ओशन के अंदर एक डिप करके वो जो फिशेज जो है वो खींची जाती हैं, उसमें कभी कभार खींचा चल आता है. एंड इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है फॉर एग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट बाय वाइल्ड प्रेडेटर्स एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज सच एज कैट्स, डॉग्स और पिग्स. आर्टिफिशियल लाइटनिंग डिसोरिएंट्स हैचिंग एंड एडल्ट्स एंड कॉजेज देम टू माइग्रेट inland towards the inlands rather than towards the sea. इसका मतलब बेसिकली ये है. आर्टिफिशियल लाइटनिंग डिसओरिएंट का मतलब पता है क्या है? समुद्र के अंदर जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग क्या कहते हो? क्या कहते हो? जो जहाज़ों वगैरह को रास्ता दिखाता है रात में, अगर सामान आ रहा होता है तो वो लाइट हाउस ना. लाइट हाउस जब इधर उधर लाइट मारता है ना, तो ये अपना रास्ता भटक जाते हैं. ठीक है, और रास्ता भटक जाते हैं तो इनको पता नहीं होता पानी में गए हैं. जहाँ पर इन्होंने किसी एक कोस्ट पर अंडे दिए थे, उसको सहने जब ये वापस आते हैं, लाइट हाउस की रोशनी की वजह से रात को ये अपना रास्ता भटक जाते हैं और कहीं और पहुँच जाते हैं. ये इनको थ्रेट है. ये इसका मतलब आर्टिफिशियल लाइटनिंग डिसओरिएंट इनका रास्ता भटका देती है ऑफ हैचलिंग्स एंड एडल्ट्स, मतलब बोथ बच्चे भी और बड़े भी. एंड इट कॉजेज देम टू माइग्रेट इनलैंड रेदर देन टुवर्ड्स द सी. तो ये रास्ता भटक जाते हैं अपना. कंजर्वेशन स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में. अब इनमें से आपसे पूछ रखा है इनमें से क्या चीज़ जो है वो एंडेंजर्ड है, तो ये लिस्ट आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा. ठीक है, एंड इसका क्या आंसर? डी, नन. ना घड़ियाल है, ना लेदर बैक टर्टल, ना स्वैम डियर. घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. स्वैम डियर या बारहसिंगा वल्नरेबल हैं, और लेदर बैक टर्टल जो है ये भी वल्नरेबल है. आपसे पूछा गया एंडेंजर्ड का है. फिर है ऑलिव रिडले सी टर्टल. ऑलिव रिडले सी टर्टल का स्टेटस है वल्नरेबल. इनको पैसिफिक रिडले सी टर्टल भी कहा जाता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मरीन टर्टल स्पीशीज. जो दुनिया की अच्छी खासी संख्या के जो ऑलिव रिडले सी टर्टल जो हैं जिनका स्टेटस वल्नरेबल है, दिस पॉपुलेशन माइग्रेट्स एवरी विंटर टू इंडियन कोस्टल वाटर्स फॉर नेस्टिंग, मेनली एट द ईस्टर्न कोस्ट, ओडिशा के आसपास. एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है? दे आर फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन. ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं ये ग्रुप में नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको एक टर्म बोला जाता है जब ये साथ में मतलब एग्स को ले डाउन करते हैं और उसको सहते हैं कुछ महीने तक. और आपको पता है ना, वो बीच के ऊपर वो बैन लगा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट वगैरह जा नहीं सकता या कोई भी पर्सन नहीं जा सकता. इसको हम लोग कहते हैं अरीबाड़ा. अरीबाड़ा. गाहिर माथा मरीन सेंचुरी जो है और जो ऋषिकुल्या और रुखरी कोस्ट है, दे आर द मेन नेस्टिंग साइट्स इन इंडिया, ओडिशा के अंदर. एंड मास नेस्टिंग पिकअप्स इन दिसंबर एंड कंटिन्यूज टिल द मंथ ऑफ जनवरी. 1 महीने तक चलता है. थ्रेट क्या है? अनसस्टेनेबल एग कलेक्शन, स्लॉटरिंग, नेस्टिंग फीमेल्स ऑन द बीच, एंड
direct harvesting adults at sea for commercial sale of both the meat and the hides, coastal development, natural disasters, climate change and other sources of beach erosion. जब ये मास नेस्टिंग कर रहे होते हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई ना, स्लॉटिंग, नेस्टिंग फीमेल्स ऑन द बीच, अब ये पॉसिबल नहीं है इतना, अगर ये मास नेस्टिंग कर रहे हो. अब अगर किसी ने ऐसा करा तो उसके ऊपर जेल टर्म भी हो सकती है. उड़ीसा की गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इनके मास नेस्टिंग को लेकर, इनके अरीबाड़ा एक्साइज को लेकर, ठीक है. तो ऐसा वो होने नहीं देते. पहले की बात और है, पहले तो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन था, और रात को या फिर चोरी छुपे कुछ लोग आते थे और वो इनको चुरा कर ले जाते थे, इनके अंडों को चुरा कर ले जाते थे और मास नेस्टिंग करवाने की खुद से अलग से कोशिश करते थे कि बीच पर क्यों, ये तो फिर वापस लौट जाएंगे. और इनके बच्चे वगैरह को अगर हम लोग यहाँ पर मास हार्वेस्टिंग अलग से करवाएंगे, कैप्टिव ब्रीडिंग अगर करवाएंगे, तो फिर इनकी पॉपुलेशन हम लोग अलग से बढ़ा सकते हैं एक डिफाइंड आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर, और फिर उनको मारकर उनका मीट जो है वो बेचा जा सकता है. फिर क्या होता है, एक ना मार्केटिंग और एक वो नहीं होता, जैसे एक हाइप बन जाती है किसी भी चीज़ की कि ये देखो इस टर्टल का मीट है, ये है, वो है, तो ऐसे करके वो ज़्यादा महंगा बिक जाता है. जैसे आपको पता है एक कड़कनाथ मुर्गा जो होता है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, उसका ब्लैक चिकन है. अब लोग जो हैं वो मुर्गा जो चिकन जो खाते ही हैं, अब इसमें हाई प्रोटीन होता है और लो फैट होता है, लेकिन चिकन तो चिकन ही है, मांस तो मांस ही है. अब उनको साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा. तो ये जो कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, ये ब्लैक चिकन, और इसका चिकन भी बनता है ऐसा. ये देखो, ये लीशियस का ऐड आता है, आपको पता नहीं, नॉन वेजिटेरियन सी फूड ये डिलीवर करते हैं आपके घर तक. तो ये भी डिलीवर करते हैं. और इंडिया का, इनफैक्ट एशिया का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे महंगा चिकन होता है, सबसे महंगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल रेट का है जितना आप नॉर्मल चिकन खाते हो. धोनी भी इनकी पोल्ट्री फार्मिंग करता है. उसके बाद टोटल कंजर्वेशन स्टेटस इनका वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल रखी है, और मिलेगी ही. ऑब्वियसली बात है, मास नेस्टिंग करते हैं तो इस वजह से. तो एक बात आप समझ गए, ये जो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स हैं ये हमारे देश में नहीं होते हैं, ये सिर्फ देश इंडिया क्यों आते हैं, क्या करने, मास नेस्टिंग करने, ठीक है. फिर सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स और दूसरे एंडेंजर्ड मरीन टर्टल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था. किसके साथ कोलैबोरेट करके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके साल 1999 में, विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. इन्होंने देखरेख करी थी इस प्रोजेक्ट की, मतलब इम्प्लीमेंट करा था. तो ये जो है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 10 कोस्टल स्टेट्स ऑफ द कंट्री विद स्पेशल एम्फेसिस इन ओडिशा. जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से एक पूरे का पूरा एक इन्वेंट्री मैप बन सका है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट्स है सी टर्टल्स की, और उनके नेस्टिंग और ब्रीडिंग हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई करा जा चुका है अलॉन्ग द शोर लाइन, यानी कि कोस्ट लाइन. और सी टर्टल्स का कौन कौन सा माइग्रेटरी रूट जो है वो चुनते हैं. अब आप कहोगे कि माइग्रेटरी रूट्स का ठिकाना पता लगाने से क्या होगा, इससे ये होगा कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर कुछ पेट्रोलिंग करी जा सकती है कि लोग जब ये वापस लौट रहे हों तो जाल वाल बिछाकर ना इन सी टर्टल्स को पकड़ ना लें, तब तक उनको जैसे जाने का रास्ता उनका साफ करवाया जाएगा. जैसे आपके घर में मेहमान आया, अब वो जानता नहीं है कि ब्लॉक से, कॉलोनी से बाहर कैसे निकलना है, तो आप बाहर तक उसके छोड़कर आओगे कि नहीं आओगे, अगर वो कंफ्यूज हो रहा है तो. ऐसे ही पेट्रोलिंग जो स्टाफ होता है वो जब तक ये पूरी की पूरी तरीके से उस रास्ते से निकलना जाए, बीच रास्ते में कुछ मछुआरे वगैरह नेट लेकर खड़े ना, उनको पकड़ना लें, तो वो ये देख रेख करते हैं. तो इसके लिए पता भी तो होना चाहिए ना कि उनका माइग्रेटरी रूट क्या है, कहाँ से आते हैं वो और कहाँ से जाते हैं. तो ये चीज़ करी गई थी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत. तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हैज़ बीन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द यूज ऑफ सैटेलाइट टेलीमेट्री टू लोकेट द माइग्रेटरी रूट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स इन द सी एंड सेंसिटाइजिंग द फिशरमैन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस TED फिशिंग ट्रॉलर्स में, ताकि टर्टल मोर्टेलिटी को चेक करा जा सके फिशिंग नेट में, कि मतलब कोई टर्टल तो नहीं फंस गया. अगर फंस गया है तो टर्टल को पकड़ना मेन मकसद तो नहीं था, मछली को पकड़ने गए थे मछुआरे, तो उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है. और सैटेलाइट टेलीमेट्री मेरा एक डिवाइस.
एक प्रकार से जैसे मैं आपको वो सोनार सिस्टम बता रहा था ना, ऐसे ये रेडियो सिग्नल्स भेजना और फिर वो डिटेक्ट करेंगे, एक सैटेलाइट इमेज जनरेट होगी कि ये टर्टल जो है वो कहाँ देखने को हमें मिल रहे हैं, यानी कि एक सैटेलाइट इमेज जनरेट करना उनकी, और फिर उस एरिया को मतलब वो पता लगाना, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, जिससे माइग्रेटरी रूट जो है उनका पता लग सकता है। और यूज़ ऑफ टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस फिशिंग ट्रॉलर्स में, तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे चूहेदानी होती है ना, आप इसको टर्टल पकड़ने का एक वो मान लो। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर आप प्रॉन्स या फिर लॉबस्टर्स वगैरह कुछ पकड़ रहे हो, टर्टल फंस गया अगर उसके अंदर, तो उसके लिए एक एस्केप ओपनिंग रखो कि वो ऊपर से यहाँ से ऐसे करते करते अगर वो फंस गया है तो चढ़ते 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 ऐसे करके यहाँ से वो बाहर निकल जाए। ये जैसे ये लॉबस्टर वगैरह यहाँ फंस गए, वो पकड़े गए, टर्टल लेकिन यहाँ आया, यहाँ से आया और ऊपर से वो निकल गया ऐसे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कुछ और जानवरों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे वल्चर्स को, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।